देखिए जी, जो मैंने वीडियो वायरल करी हैगी वो एकदम सच हैगी जी। हमसे इंस्पेक्टर लोग पैसे इकट्ठे करवाते हैं जी। वो जो भी बात बोल रही है मैं इकट्ठे करता था। एक एक बंदे के घर में एड्रेस है जी, जहाँ जहाँ से मैं इकट्ठे करके लेके आता था। रजत इंस्पेक्टर जी हमसे इकट्ठे करवाते थे अपने बंदों से जी। ठीक है जी। मेरे को नौकरी से निकालने की धमकी दी गई थी जी रजत शर्मा जी ने। मैंने उनको आगे रिक्वेस्ट भी करी थी कि वे सर मेरे को नौकरी से ना निकाला जाए, तो उन्होंने एकदम ही बोल दिया कि तेरे को ड्यूटी से आने की ज़रूरत नहीं है, कल से गाड़ी पे नहीं चढ़िए। इसी करके मेरे को गुस्से में आके मेरे को ये बोलना पड़ा। लेकिन जो चीज़ मैंने बोली है कि वीडियो के अंदर वो एकदम सच है जी। लोग आप पर कैसे भरोसा करेंगे? पहले आप कहते हैं हाँ जी हाँ जी हाँ जी। देखो जी, मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भी सारे इंस्पेक्टरों की ड्यूटी चली जाएगी। इसमें जितने भी इंस्पेक्टर लोग थे अपने सारे इकट्ठे हुए, मेरे को बुलाया दफ्तर में। उन्होंने मेरे को बोला कि भाई सारों की ड्यूटी चली जाएगी, तेरे करके सारे की ड्यूटी खतरे में आ गई, अब तू ही बचा सकता है। तो इस करके मेरे से बयान लिया गया रजत सर ने अपनी गाड़ी में बिठा के कि भाई ऐसे ऐसे करके बोल। तो मेरे को थोड़ा सा देख के बोलना पड़ा जी कि भाई ड्यूटी वाकई अब सबकी खतरे में आ चुकी है। लेकिन वीडियो बनाने के बाद जो उन्होंने आगे का जो पोजीशन चला, उससे मेरे को लगा कि भाई ड्यूटी अब मेरी अकेले की नहीं है, जिनका मैंने 7 बंदों का और नाम लिया उनकी भी ड्यूटी खतरे में है जी। तो इस करके अब मेरे को सच ही बोलना पड़ेगा जी, और सच ही बोलूँगा, जो कुछ बोलूँगा मैं झूठ नहीं बोलूँगा जी। अच्छा, क्योंकि इसमें एमसी की भी बेइज्जती होती है, नाम खराब होता है, उसके साथ साथ इन्फोर्समेंट विंग का भी, तो इसको कैसे देखते हैं? आप कहते हैं कि आप सच का साथ देंगे, तो कितने दिन टिक पाएंगे आप? ये मुझे नहीं पता जी, बाकी हम देखते हैं। अब कानून के ऊपर भरोसा है जी हमारे को। कोर्ट का रुख करेंगे? हाँ जी, करेंगे जी, पूरा करेंगे जी, पूरा करेंगे जी। अच्छा, अगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की बात करें तो अक्सर आरोप भी लगते हैं, कई मामले जो हैं उन्होंने भी उठाए, कई जी ने भी उठाए कि अक्सर वहाँ पे जो है पैसा लिया जाता है और कईयों की जो रेडी पड़ी के जो लाइसेंस हैं वो जो है सेक्टर 15 के और अवैध रूप से वो सेक्टर 22 में बैठे हैं। हाँ जी। आपने आरोप भी ऐसे जो लगाए थे, हाँ जी हाँ जी। पुख्ता सबूत है कि कौन जो है पैसा लेता है और किस किस को देता है? क्योंकि आपने इंस्पेक्टर्स को भी बोला कि वो भी पैसे देते हैं। हाँ जी। वीडियो मैंने भी देखी थी। हाँ जी। क्या कौन वो व्यक्ति जो है पैसा उनको पकड़ाता है? क्या कोई वहाँ पर प्रधान बनाया हुआ है या कौन पैसे इकट्ठा करता है? हाँ जी हाँ जी। देखो, कलेक्शन पर अकेला ही बंदा करता है जी ज़्यादातर, वेंडर सेल में से। ठीक है जी। अगर उधर का कोई प्रधान है या कोई ख़ास बंदा है उधर से, मार्केट में से प्रधान नहीं है कोई भी, आम बंदा ले लेते हैं हम, तो वो इकट्ठे करके देता है जी। वो इकट्ठे करके हमारे को देता है, हम उनको देते हैं इंस्पेक्टर को ले जाके जी। ये सच्ची बात है जी। हर इंस्पेक्टर के नीचे एक लेबर वाला है जी। तो चाहे किसी का भी नाम ले लें तो इंस्पेक्टर बहुत सारे हैं चंडीगढ़ से? नहीं जी, एरिया अकॉर्डिंग होता है जी। अच्छा, एरिया अकॉर्डिंग जो है? हाँ जी हाँ जी, एरिया अकॉर्डिंग होता है जी। तो इस क्या टाइप में कितने कमिश्नर को नहीं एरिया? दिखता इसमें कुछ? चंडीगढ़ के अंदर देख लो जी कितने एरिए हैं। हर इंस्पेक्टर को बांटे में, किसी को 5 सेक्टर दे रखे, किसी को 6 दे रखे, किसी को 7 दे रखे, किसी को 10 सेक्टर दे रखे। उनके अंदर अब जितने भी फड़ी वाले हैं, वेंडर सेल वाले हैं जी, सब देते हैं जी। जिनका लाइसेंस नहीं है वो 2000, 2500, 3000, रेडी वाला हो गया 3500, 4000। जिसका लाइसेंस नहीं है, हाँ जी हाँ जी, महीने का। कमिश्नर को नहीं दिखाई देता, उसके बाद तो कई एमसी हैं। देखो जी, मेरी वीडियो इतने दिन हो गई वायरल, ना तो मेरे पे अभी तक कोई कार्रवाई करी गई सरकार की साइड से, क्योंकि ये जो वीडियो मैंने वायरल की है वो मैंने एक इंटरव्यू आपका किया था, उसमें आपने आंकड़े दिए थे कि चंडीगढ़ के अंदर शायद 15,000 से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स हैं और अगर 100 रुपये प्रति अगर स्ट्रीट वेंडर भी लिया जाए तो पर डे का बड़ा लाखों रुपये का घोटाला है। तो क्या मान सकते हैं कि जो इन्होंने वीडियो बनाई थी और जो आपके साथ जो बात हुई थी वो कहीं ना कहीं आपस में रेलिवेंसी दिखती है उन चीज़ों की? ऐसा है कि मैं टाइम टू टाइम जो मेरे को तथ्य मिलते थे मैं उसके हिसाब से वीडियो वायरल करता था। और ऐसा किया था कि चंडीगढ़ का ये सबसे बड़ा नेक्सस है, लेकिन ये इसके अंदर इतना मोटा पैसा इन्वॉल्व है कि शायद मेरे को लगता है कि किसी का भी दिल डोल जाता है। जैसा कि मेरे भाई ने बताया कि अगर मान लो ऑन एवरेज एक इंस्पेक्टर 5-6 लाख रुपए महीना इंस्पेक्टर को आ रहा है, ठीक है, तो आप पूरे चंडीगढ़ में सोच लो कितने वार्ड हैं, कितने इंस्पेक्टर हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली 2 से 2.5 करोड़ रुपया महीना तो इंस्पेक्टरों को इकट्ठा हो रहा है। उसके अलावा जो वहाँ के सो कॉल्ड प्रधान हैं वो अपनी जेबें भी भर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आगे जितने इनके सीनियर्स हैं, ठीक है, अब वो कहाँ तक इन्वॉल्व है या क्यों वो अपनी आंखें मूंद के बैठे हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन मेरा आज एमसी ऑफिसर से यही है कि जब इन्होंने खुलासा किया तो उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई।
और मोर ओवर कि मैं अपने जितने भी लोकल पार्षद हैं उनसे भी पूछना चाहूँगा कि आप हाउस के अंदर इतना ज़ोर ज़ोर से गले फाड़ के इलीगल वेंडर्स के खिलाफ बोलते हो, तो आज एक भी काउंसलर ने ये मुद्दा नहीं उठाया, ना ही किसी ने कोई कंप्लेंट फाइल की, किसी विजिलेंस इंक्वायरी या सीबी इंक्वायरी के लिए क्यों नहीं की? अगर ये गलत स्टेटमेंट दे रहा था, इसकी झूठी स्टेटमेंट थी, तो इसके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं की? सिर्फ और सिर्फ करिंदों की पोस्टिंग करने से मामले को ख़त्म कर दिया गया। तो इसके अंदर ये बहुत बड़ा गहरा जांच का विषय है और मैं बार बार कह रहा हूँ कि वो समय दूर नहीं है जब चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी की जगह फरीगढ़ स्मार्ट सिटी बन जाएगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत मोटा पैसा इन्वॉल्व है और जब तक इसके अंदर हायर अथॉरिटीज़ इंटरफेरेंस नहीं करेंगी, इंक्वायरीज नहीं होंगी, ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा। आपको भी कुछ मिलता था जो पैसे इकट्ठे होते थे? हाँ जी, हाँ जी। कितना परसेंट मिलता था? पर हफ्ते के हिसाब से हमारे को 2000-2500 मिलता था जी। तो सैलरी से अलग होते थे? वो सैलरी से अलग होता था जी, जो कैश इकट्ठा करके देता है जी पर इंस्पेक्टर को, उसको मिलता है जी। वैसे कौन कौन से पर्टिकुलर जो एरिया हैं जहाँ के इंस्पेक्टर जो इस तरह की धांधली कर रहे हैं? क्योंकि आपने बोला कि पूरे शहर में तो देखो कई पूरे इंस्पेक्टर- शहर में ही चल रहा है जी, लेकिन इनमें से कुछ इंस्पेक्टर ऐसे हैं कि जो बिल्कुल लेते नहीं है जी। ठीक है ना जी? सेक्टर 22 में ललित बड़े टाइम से रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो ईमानदार है जी। ईमानदार है? हाँ जी, वो नहीं लेते जी। मैंने खुद पकड़ा उसको। आपने पकड़ा होगा जी। देखो हम जिसके बारे में बोल रहे हैं हम बोल रहे हैं जी। सबसे ज़्यादा कर तो उन्हें बताएगा कि यहाँ पे आप आज भी शायद अगर वीडियो ढूंढूं तो मेरे पास खड़ी होगी। चलो ठीक है जी, आप कार्रवाई कर सकते हो। जिस तरह मैंने वो ओपन बोल दिया है, आप भी बोल सकते हो कि मैंने पकड़ा है। आपने ये भी बोला ही नहीं, मैंने जो ये बोला था शराबी नशे में बोला था, तो अब आप अपनी बात पे कह रहे हो कि ये सारी चीज़ें। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो जो नशे में मैंने बात की है जी वो एकदम सत्य है जी, 100% सत्य है जी। अब चाहे मेरे साथ कल को अगर आप पे कार्रवाई होगी तो? हाँ जी, हाँ जी, मंजूर है जी, मंजूर है जी। जो कार में जो वीडियो बनाई गई थी वो आपने खुद से कहा था या किसी नहीं, 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 नहीं। दबाव प्रेशर से, क्योंकि मेरे को एक दिन पहले ही मेरे को सीधा डायरेक्ट बोल दिया था इंस्पेक्टर ने कि भी तू कल से ड्यूटी पे नहीं आएगा, गाड़ी पे चढ़ने की जरूरत नहीं है। दूसरा इंस्पेक्टर मेरे को बिगड़ ऑर्डर के कोई ले नहीं सकता जी। बिल्कुल सुपरिटेंडेंट हमारे को ऑर्डर देता कि आपने इस इंस्पेक्टर के साथ ड्यूटी करने है। उन्होंने रजत जी ने सुपरिटेंडेंट को भी नहीं बताया कि मैंने इसकी ड्यूटी चेंज कर दी है। जिसके पास लगाया उसका भी नहीं बताया कि मैंने उसके पास लगा दी। अगले दिन उन्होंने, जब मैंने उनको बोला कि भाई मैं वीडियो बना रहा हूँ सर, वो कह रहा जो होता है तुझसे कर ले। इस करके फिर मेरे को गुस्से में बनानी पड़ी। जब 18 साल हो गए जी मेरे को सर्विस करते हुए, 18 साल सर्विस करने के बावजूद भी 3 साल हुए हुए इनको भर्ती हुए हुए, और वो मेरे को डायरेक्ट बोल दे कि भी कल से तेरी जरूरत नहीं है। तो सर 18 साल में गुस्सा क्यों नहीं टूटा? और 18 साल में किसी इंस्पेक्टर ने ऐसे भी नहीं बोला ना मेरे को भी कल से ड्यूटी पे आने की जरूरत नहीं है। सब काम लेते थे जी। मतलब 18 साल तक कोई पैसा रिश्वत खा रहा था तो वो जायज था? देखो जी, एकदम से अगर हम नौकर आदमी, हम बोल नहीं सकते जी अफसर के आगे। अफसर तक जाता होगा पैसा इंस्पेक्टर से आगे? ये मुझे नहीं पता जी, ये तो अगर मैं अब देखो ब्रांचें पता कर लगाएगी कहाँ तक जाता है कहाँ तक नहीं। नहीं, लेकिन जब आपने वीडियो बनाई फिर अगली सुबह वाली जो वीडियो आई थी, क्योंकि सवाल उसको हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मेरे को आपने दफ्तर वो बुलाया गया कि भाई तूने वीडियो वायरल कर दी है, पहले तो डिलीट कर इसको। ठीक है जी, मेरे को डिलीट करनी पड़ी क्योंकि प्रेशर पर सारे अफसर बैठे हुए थे जी। अपने कमरे में बुलाया हुआ था कि सबकी नौकरी दाव पे चली जाएगी, सबका नुकसान हो जाएगा, तो देख भाई अब तेरे हाथ में ही है। इस करके मेरे को रजत जी ने मेरा फ़ोन लिया, सारी जो उसमें थी वो सारी डिलीट रजत सर ने करी। फिर बाद में मेरे से एक कोरे कागज़ पे भी लिखवाया कि मेरे से गलती होगी, दारू के नशे में मैंने ये बोल दिया गया। मेरे से बुलवाया गया रजत सर ने। फिर रजत सर ने ही मेरी वीडियो बनाई अपनी गाड़ी के अंदर ही बिठवा के कि तू ऐसे ऐसे करके बोल। अब परसों के अखबार में आया हुआ, परसों भी इसने दैनिक भास्कर वाले से बात करी होगी, वो उसने छापना था रजत के खिलाफ ही, लेकिन छाप दिया मेरे खिलाफ ही कि भाई इसने दारू पी के ही गलत बोलाएगा। आपके पास कोई प्रूफ है रजत पे आप जो आरोप लगा रहे हो कि उन्होंने वीडियो डिलीट करी है, उन्होंने कोरे कागज पर साइन कराया, ऐसा कुछ? हाँ जी, हाँ जी, मैं खुद गवाह हूँ जी। पर आपकी बात पे ऐसे कोई देखो अब मैं वीडियो तो बनाऊंगा नहीं जी कि जी मेरे साइन करवा रहा कोई। मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा उनके कि वो मेरा वीडियो बना रहा। नहीं, आप पुष्टि कैसे करेंगे? हाँ जी। कैसे करें? जैसे पहले शराब के नशे में हो क्योंकि गया, आपने पहले क्या पता उस समय शराब के नशे शराब में, पी उसके थी बाद कि आप नहीं? कह रहे हो दबाव के नशे में, हाँ जी, दबाव में करा दिया आपसे। हाँ जी, हाँ जी। देखो जी अब मैं बोल रहा हूँ ना, गाड़ी में जब थे तब आप टोपी थे? मेरे को अगले दिन ही बुला लिया था उन्होंने। ओके जी, आप बताइए जो ये सारा एपिसोड है इसमें आप लोग डील तो सर ऐसा है कि मैं तो टू बी वेरी फर्स्ट डे से कह रहा हूँ, लेकिन हमेशा प्रॉब्लम वहीं आके खड़ी हो जाती थी कि एविडेंस।
ठीक है। और इन चीज़ों के एविडेंस कलेक्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर एक आदमी करप्ट है आप उसके ऊपर फील्डिंग लगा सकते हो, अगर पूरा सिस्टम ही करप्ट है तो आप किसके ऊपर फील्डिंग लगाओगे और कहाँ से प्रूफ इकट्ठे करोगे। आपको मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। अभी 40 इन्होंने दोबारा सर्वे शुरू हुआ था म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का वेंडर सेल का, 41 सेक्टर के अंदर 84 साइटें अलॉट हैं। 84 में से सिर्फ 20 बंदे वहाँ बैठते हैं जो जेन्युइन है, फीस सबकी जमा हो रही है। और कुछ ऐसे बंदे हैं जो पिछले 4-5 साल से अड्डे पे आए ही नहीं कभी। पहला क्वेश्चन, उनकी फीस कौन जमा करा रहा है। दूसरा क्वेश्चन, वेद जी ने उनकी इंस्पेक्शन की है, वो बंदे कहाँ से आए, वो तो है ही नहीं। 10 बंदे को तो मैं पर्सनली जानता हूँ जिनसे मैं मिल के आया, कोई हरिद्वार गया हुआ है, कोई गांव गया हुआ है, कोई खरड़ में फड़ी लगा रहा है। तो वहाँ पे कौन सामान बेच रहा है, कौन फीस जमा करवा रहा है, वो सारे अड्डे किराए पे चढ़े हुए हैं। और विदाउट इंस्पेक्टर की कॉन्स्पिरेंसी के ये पॉसिबल नहीं है। ये तो आज भी अगर आप अभी जाओ मंडे को एमसी के अंदर 41 का रिकॉर्ड निकाल लो। और मेरे को तो ये भी डाउट है कि वहाँ पे अगर रामलाल का अड्डा है तो वहाँ दूसरे रामलाल की फोटो लगी हुई है, आधार कार्ड के अंदर भी चेंजेस किए हुए हैं। और फर्स्ट डे से हम कह रहे हैं, जब 5 साल के अंदर इनके एक्ट के अंदर प्रावधान है रीसर्वे का, रीसर्वे क्यों नहीं होता, इनको एक्ट के नियमों के अनुसार क्यों नहीं बिठाया जाता, इनके पैन कार्ड आधार कार्ड लेके इनकी रिटर्न क्यों नहीं वेरीफाई की जाती। अब जिस बंदे की शहर में 2 बूथ हैं या टैक्सी स्टैंड है या 10 मरले की कोठी है, क्या वो वेंडर है? जो एक्चुअल में वेंडर है, मैं वेंडरों के खिलाफ नहीं हूँ। लोगों को लगता है कि शायद मैं वेंडरों के खिलाफ हूँ, मैं वेंडरों के खिलाफ नहीं हूँ, मैं कॉरपोरेशन के सिस्टम के खिलाफ हूँ कि जिन गरीब भाइयों के लिए, जो हैंड टू माउथ वाले लोग हैं, उनको जगह मिलनी चाहिए, उनको रोजी रोटी के लिए एक्ट बना है, ना कि वहाँ पे लाखों रुपए किराया खाने के लिए या इंस्पेक्टरों की या एमसी की जेबें भरने के लिए बना है। अगर आप आज दोबारा सर्वे करवा लें, जितने लोग वेंडिंग जोन में बैठे हैं, ठीक है, उन्होंने अपने वेंडिंग जोन किराए पे दिए हुए हैं। 22 सेक्टर में स्टे ले ली, 19 सेक्टर में स्टे ले ली, 41 में स्टे ले ली। क्या सिस्टम है ये? अगर आपने वेंडिंग जोन के अंदर काम ही नहीं है तो वेंडिंग जोन बनाए क्यों है? मैंने पीछे ये मुद्दा उठाया था, सिहाग साहब से भी मिला था, तो मैं क्या सर ये ड्रामेबाजी क्यों चल रही है, सारे वेंडिंग जोन कैंसिल कर दो। जो बंदा जहां सर्वे हुआ है उसको वहां बिठा दो, वहां पे भी क्लेश होएगा, क्योंकि आप इनके सर्वे रिपोर्ट निकलवा लो। एक अड्डे पे 10 बंदों का सर्वे है, अब 10 में से कौन बैठेगा वहां पे, तो जगह ही नहीं पूरी होगी। तकरीबन 18,000 बंदों का सर्वे तो 22 सेक्टर का है, साला मेरे को पूरे 22 सेक्टर में 1800 बंदे बैठा के दिखा दो आप। तो ये जब एक्ट बना और चंडीगढ़ में लागू हुआ, टू बी वेरी फर्स्ट डे से इसका नींव पत्थर ही करप्शन के सिर पे रखा गया। तो वो बढ़ते 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 आज इतना बड़ा हो गया कि वो शहर की एमसी के लिए नासूर बन चुका है। और ये इतनी जल्दी रायता नहीं सिमटेगा जब तक कि इनको हार्ड डिसीजंस नहीं लेंगे। और करप्शन इतनी बड़ी हो गई है कि हर आदमी पैसे देख के डोल जाता है। अगर आप, अब मैंने पीछे मुद्दा उठाया था जी, हमारी शास्त्री मार्केट के सामने 107 वेंडर बैठे हैं। एज पर एक्ट वो सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक वहाँ पे अपना सामान बेच सकते हैं। वहाँ पे तो रेडी मार्केट बन गई हुई है। 2 बार मैंने प्रेशर डाल डाल के रात को उनके ड्राइव चलवाई, ठीक है। तो इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर का एक ही जवाब होता है, जी हमने सिर थोड़ा पड़वाना है। तो भैया नौकरी छोड़ दो। जब तुम्हें गवर्नमेंट पुलिस फोर्स दे रही है, अपना होम सेक्रेटरी साहब तुम्हें सारी सपोर्ट देने को तैयार है, तुम काम ही नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? करप्शन। और एक दिन वो उतार के लगे, अगले दिन फिर लग गए। 15 सेक्टर का प्रधान है, वो 22 सेक्टर में स्टे लेके आ गया। 41 का प्रधान है, वो सारी मार्केट उसने किराए पे चढ़ा रखी है। 22 सेक्टर का प्रधान है, वो हाई कोर्ट गया हुआ है, जी मेरे को वहाँ पे रूम दिलवाया जाए एमसी के अंदर, वहाँ टाउन वेंडिंग कमेटी मेंबरों को बैठने के लिए। तू टाउन वेंडर है कि तूने वहाँ पे पॉलिटिक्स करनी है? अगर तू वहाँ पे एमसी के एसी रूम में बैठेगा तो तेरा अड्डे पे कौन बैठा है? वो अपना अड्डा जी वहाँ 49 सेक्टर से 22 सेक्टर में स्टे लेके आ गया। क्यों लेके आ गया? किसी गरीब आदमी को क्यों नहीं स्टे मिलती? जीआरडीसी सेल के आधे स्टे ऑर्डर ऐसे हैं जिसके अंदर उन्होंने स्टे रिजेक्ट की है ड्यू टू कि 22 सेक्टर ऑलरेडी कंजस्टेड एरिया है, यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ स्टे नहीं दे सकते। आज की डेट में रोज 5 लोगों को स्टे दे रहे हैं। अब वहाँ जगह कहाँ से आ गई? अभी मेरे पास यहाँ आने से पहले फ़ोन आया जी, एक लेडी है बेचारी, वो स्टे लेके आई है, ललित जी कह रहे हैं वहाँ पे जगह नहीं है। मैं कहा जी ललित से पूछ लो कौन सी जगह का कितनी फीस है, हम दे दिया करेंगे, वहाँ बैठा दो जो उनसी पसंद आएगी। तो ये लिटरली एक बार हमारे एक एमसी ने
हाउस मीटिंग के अंदर कहा था लाले की दुकान, ये लाले की दुकान ही है बेसिकली। और मैंने तो कई सीनियर ऑफिसर से सुन लिया, वो कहते हैं जी हाथ जोड़ दिया, हमारे बस से बाहर है सिस्टम, हम कुछ करते हैं हमारे ऊपर हमको पार्टी बना लेते हैं। एक वेंडर जो महीने में, हम वेंडर उसको मानते हैं जो 5 से 7-10 हज़ार रुपये महीना कमाता है। जो 5-7-10 हज़ार रुपये महीना कमाता है वो हाई कोर्ट के वकील की फीस दे सकता है, सुप्रीम कोर्ट के वकील की फीस दे सकता है। पैसा कहाँ से आ रहा है? ठीक है। और अगर आप कहो तो मेरी कॉन्शियस अलाउ नहीं कर रही, मेरे सारे घर वाले बच्चे कह रहे हैं पापा आप गलत कर रहे हो, जो सच है उस पर खड़े हो। तो मैंने कहा भैया अगर तुम सच बोलना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, ठीक है। अदरवाइज़ इनके मेरे पास आने से पहले मैंने अपनी कंप्लेंट फाइल कर दी हुई है। उस वीडियो के बिहाफ पे मैंने सीबीआई को, डीजीपी को, चीफ विजिलेंस को, कमिश्नर को और डीजीपी चंडीगढ़ पुलिस, एसएसपी चंडीगढ़ पुलिस, इन सबको मैं ऑलरेडी मेल कर चुका हूं और हार्ड कॉपी अब जाके कोरियर करवा दूंगा। तो विकास जी आप अभी भी क्या काम कर रहे हैं नगर निगम में? आपको डर नहीं है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपको निकाल? देखो जी, मेरे को वीडियो वायरल होते ही 2 या 3 दिन के बाद मेरे को बोल दिया कि तू छुट्टी लेके चले जाता। जज ने बोला, मेरी 12 दिन की छुट्टी लिखवा दी इन्होंने, मैं दे भी दी अंदर जी। मेरे को जज ने बोला कि तू घर में नहीं रहेगा, तू अपना चंडीगढ़ छोड़ के चले जा। मैं चंडीगढ़ छोड़ के गया नहीं, क्योंकि मैं गलत नहीं था। अब मैंने जो बोल दिया तो बोल ही दिया जी, ठीक है ना जी। अगले दिन इनका फ़ोन आता है कि भाई तू ड्यूटी पे आ, तेरे को कोई ड्यूटी पे से निकालेगा नहीं, कोई तेरी ड्यूटी चेंज नहीं करेगा। सारे इंस्पेक्टर बैठे हुए थे वहाँ पर, उन्होंने बोला कि भाई तेरी ड्यूटी चेंज कर दी है कि तू आज से हाजिरी लगा ले। मैंने 2 दिन हाजिरी लगाई है, आज हाजिरी लगाई नहीं जी मैंने उनके कहने से 2 दिन मैंने हाजिरी लगाई है। लेकिन अब मेरे को ऐसा लगता है क्योंकि मेरे परिवार के बोल रहे हैं कि तू गलत कर रहा है, जो सच बोल दिया तूने तो वो बोल दे। अब झूठ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है तेरा, क्योंकि झूठ भी बोलूँगा तो उस टाइम मेरी नौकरी तो गई है जी, कार्रवाई होएगी मेरे पे अलग, क्योंकि मैं नाजायज़ ही इतना तगड़ा नाम किसी पे लगा नहीं सकता जी। मैं मानते नहीं मानते सर? कोई वजह है इसके अंदर, जब ही है। और जो क्लेम लगाया मैंने वो रियलिटी है जी। तो क्या आप चाहते हैं कि क्या होना चाहिए? मांग यही है जी, इंसाफ होना चाहिए जी। जितने भी वर्कर रहेंगे वो वहीं पे लगने चाहिए। 18 साल हो गए जिनको काम करते हुए। मेरी मांग यही है कि जितने भी हम वर्कर हैं, क्योंकि हमसे कोई अफसर काम लेगा तो हम मना नहीं करेंगे जी, हमें काम करना पड़ेगा। हाँ, अगर हम उनके पर्सनल काम को या कोई पैसे पूछे वाले काम को मना करते हैं तो फिर वो बोलते हैं कि हम कलम मार करेंगे, लिख के दे देंगे तेरे बारे में, तेरे कोई दोबारा रखेगा नहीं यहाँ पर, क्योंकि ठेकेदारी की नौकरी जी हमारी। चंडीगढ़ के अंदर ऐसा कोई हमारे को रखने का नहीं। अब 40-40 साल की उम्र हो रही है हमारे को, 20-20, 21, 22, 33 साल की उम्र में हम लग गए थे जी ड्यूटी पे। 17-18 साल हमारे को ड्यूटी करते हुए हो गए। जितने भी इंस्पेक्टर हैं तो सारों के साथ ड्यूटी करिएगी, दिल से काम कराएगा। जो हमारे को बोलते वो हम करते हैं, कोई लेकिन ऐसे नहीं बोलता छोटी सी बात के पीछे कि भी तू कल से गाड़ी पे ना चढ़िए, तो तेरे को ड्यूटी पे से निकाल देंगे हम, तेरे से जो होता है वो कर लो। तो देखो आज मेरे साथ होया, कल को किसी और के साथ भी हो सकता है जी। तो मैं तो इंसाफ चाहता हूँ कि भाई हम जितने भी बंदे हैं हम कॉन्टैक्ट बेस पे हमारे साथ इंसाफ हो, हमारी ड्यूटी हमारी मिले हमारे को, और जो गलत हैं तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए।